देखो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट किया था। कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में हम लोगों ने सेक्शन 32, 33, 35 सब सेक्शन 1, 35 सब सेक्शन 2, फिर उसके बाद में 34, अब उसके बाद में 36। देखो 36 क्या बोलता है? 36 कहता है डिपेंडेंट ऑन एन इम्पॉसिबल इवेंट, यानी कि किसी कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं जो फ्यूचर के अनसर्टेन इवेंट की हैपनिंग और नॉन हैपनिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब जो अनसर्टेन इवेंट है अगर वो इम्पॉसिबल हुआ, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया है लेकिन वो किसी ऐसे इवेंट पे बेस्ड है जो इवेंट पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता, तो वो एग्रीमेंट क्या होगा? हमेशा वॉइड एब इनिशियो। ठीक है, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होगी। देखिए इम्पॉसिबल इवेंट कॉन्टीजेंट एग्रीमेंट टू डू और नॉट टू डू समथिंग, एनीथिंग इफ एन इम्पॉसिबल इवेंट हैपेंस आर वॉइड, whether the impossibility of the event is known or not to the parties to the agreement at the time when it is made। तो भले ही जिस समय एग्रीमेंट बन रहा है उस समय पार्टीज को नहीं भी मालूम है, पार्टीज को नहीं मालूम है कि ये इवेंट होगा या नहीं होगा, लेकिन वो इवेंट हो पाना इम्पॉसिबल है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पार्टीज को पता है या नहीं पता है, वो एग्रीमेंट हमेशा क्या होगा? वॉइड होगा, कि कोई भी वैल्यू नहीं होगी। एक बार इलस्ट्रेशन पढ़िए, देखिए समझ में आ रहा है? समझ में आया? क्लियर? अब देखिए पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर जो 6 पढ़ा था वॉइड एग्रीमेंट, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था एक वेजरिंग एग्रीमेंट। वेजरिंग एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? बेटिंग, सट्टा, ठीक है, शर्त लगाना। तो बेसिकली वेजरिंग एग्रीमेंट्स हमेशा वॉइड होते हैं, जबकि कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? वैलिड होते हैं। ठीक एक बार देखिए डिफरेंस लिखा हुआ है, इसको इंपॉर्टेंट भी मार्क करिएगा। एक बार पढ़िए पांचों पॉइंट्स, जो पॉइंट ना समझ में आए उसको पूछ। भी पॉइंट ना आए उसको पूछ लीजिएगा। इन द वेजरिंग एग्रीमेंट द पार्टीज हैव नो इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर। देखो वेजरिंग में क्या होता है? बैटिंग करना, शर्त लगाना। में पार्टीज की इंटेंशन क्या होती है? केवल हारना और जीतना। हर एक पार्टी ये चाहती है कि मैं जीत जाऊं और सामने वाला हार जाए, उनका सब्जेक्ट मैटर पे कोई इंटरेस्ट। सब्जेक्ट मैटर में क्या? जैसे दो लोगों के बीच में मैच को लेकर के शर्त लग गई, मैं कह रहा हूँ इंडिया जीतेगी, सामने वाला कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगी। ठीक है, तो अब हम दोनों का इंटरेस्ट किस में है? इंडिया के जीतने या ऑस्ट्रेलिया के जीतने पे। अभी मैच में विराट कोहली सेंचुरी मार रहा है कि नहीं मार रहा है, कितने रन से जीत रही है, कितने विकेट से जीत रही है, मैच अच्छा हो रहा है खराब हो रहा है, उससे कोई लेना देना। बस केवल इतना है कि कौन जीतेगा। तो उनका बेसिकली सब्जेक्ट मैटर में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, जबकि कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि सब्जेक्ट मैटर पे इंटरेस्ट। रेसिप्रोकल प्रॉमिस का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ, यानी मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, आप मेरे को प्रॉमिस कर रहे हो, एक्सचेंज ऑफ प्रॉमिस। दोनों पार्टीज एक दूसरे को प्रॉमिस कर रही हैं। देखिए कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में नॉट कंटेन रेसिप्रोकल प्रोमिस। कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में रेसिप्रोकल प्रॉमिस हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे इंश्योरेंस कंपनी ने मेरे से बोला कि अगर आपकी तबीयत खराब हुई तो मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा, तो अब वहां पर मैंने थोड़ी ना कोई प्रॉमिस किया है। तो रेसिप्रोकल प्रॉमिस हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन वेजरिंग एग्रीमेंट में क्या होगा? रेसिप्रोकल प्रॉमिस।
क्लियर? यहां पर आपका जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है, ठीक। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का अगला पार्ट यहां से शुरू होगा, इंडेमनिटी, गारंटी, एजेंसी, ये सारे। ये जो आपके हैं ये स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें हम लोग जैसे इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट हैं, इंडेमनिटी है, गारंटी है, एजेंसी है ना, तो ये सारे हम लोग पढ़ेंगे। स्पेशल टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ये बेसिकली मैंने क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में इसको दिया हुआ है, और इससे एग्ज़ाम में वेटेज आपका अच्छा होगा। तब एग्ज़ाम में जैसे मान लीजिए कि 45 से 50 मार्क्स का अगर पेपर आएगा, तो अब मान करके चलिए कि लगभग 20 से 25 नंबर का पेपर जो होगा वो आपका जो अभी तक आपने पढ़ा है उससे आएगा, और बाकी का पेपर। तो देखिए सबसे पहले आता है आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का मतलब देखो क्या होता है। ये अभी हम लोगों ने कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के एग्जाम्पल में पढ़ा था, तो मैंने कहा था इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है कि किसी के नुकसान की भरपाई करना। यानी अगर मैंने आपको बोला कि अगर आपको लॉस हुआ या अगर आपको नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई मैं करूंगा, यानी उसका कॉम्पनसेशन मैं दूंगा। तो इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है, किसी के नुकसान की भरपाई करना। तो अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का मतलब क्या हुआ, यानी एक पर्सन सामने वाले पर्सन को प्रॉमिस कर रहा है। किस बात का प्रॉमिस कर रहा है कि अगर तुमको नुकसान हुआ तो जितना भी नुकसान होगा उसको मैं भरूंगा, ठीक। तो देखिए, a contract by which one party promises to save the other from loss caused to him by the conduct of the promiser himself or the conduct of any other person is called a contract of indemnity। यानी यहां पर प्रॉमिस इस चीज का भी हो सकता है कि प्रॉमिसर कह रहा है कि अगर मेरी वजह से कोई नुकसान हुआ तो भी हम उसकी भरपाई करेंगे, या अगर किसी थर्ड पर्सन की वजह से अगर कोई नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई भी हम करेंगे। तो हर तरीके से हो सकता है। इट इज अ कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल ये कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है। अब जो प्रॉमिस कर रहा है, यानी कि जो प्रॉमिसर होगा, जो नुकसान को कॉम्पनसेट करने की बात कर रहा है, उसको बोला जाता है इंडेमनीफायर। और जिसके नुकसान की भरपाई करने की बात करी जा रही है उसको बोला जाता है इंडेमनिटी होल्डर या इंडेमनीफाइड। देखिए नीचे 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इसको एक बार पढ़िए, देखिए समझ में आ रहा है। थर्ड वाला A lost his share certificate. He applies to company for issue of duplicate share certificate. Company asks to A give an indemnity bond assuring to reimburse possible loss that may arise on account of issue. There is a contract of indemnity between company and A. ये चीज़ आप जब उसमें ये इंटर में जब कंपनी लॉ पढ़ोगे, कॉर्पोरेट लॉ,
उसमें डिटेल में पढ़ोगे, अभी फिलहाल के लिए ये समझ लो, जैसे मान लीजिए कि आपके पास में शेयर्स हैं, ठीक, आपके शेयर्स खो गए, तो आप क्या करोगे कि आप कंपनी से बोलोगे कि हमें दूसरे शेयर्स आप इशू कर दो, डुप्लीकेट, उसको बोलते हैं डुप्लीकेट शेयर्स। तो कंपनी जब आपको डुप्लीकेट शेयर्स इशू करेगी तो कंपनी आपसे एक इंडेमनिटी बॉन्ड साइन करवा लेती। इंडेमनिटी बॉन्ड का पर्पस क्या होता है कि अब मान लीजिए आपके शेयर्स खो गए या किसी को तो मिले होंगे, अब मान लीजिए कि उसने उन शेयर्स का मिसयूज कर लिया या उसकी वजह से अगर कंपनी को कोई भी नुकसान हुआ, तो कंपनी आपसे पहले ही बॉन्ड साइन करवा लेती है कि अगर आपको डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू करने की वजह से अगर हमको कोई भी लॉस हुआ, तो लॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी हो। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को बोला जाता है इंडेमनिटी। तो यहाँ पर कंपनी आपसे कह रही है ना कि अगर मेरा लॉस हुआ तो उसकी भरपाई आप करो। अब जैसे मान लीजिए कंपनी तो बहुत सारे लोगों को शेयर्स इशू करती है, अब किसी के शेयर्स खो गए, अब किसी को मिल गए, उसने पता चला कि कंपनी को बेच करके अपने नाम पर ट्रांसफर करवा लिया, किसी को बेच दिया, कुछ भी कर दिया, तो उसकी वजह से कंपनी को तो लॉस हुआ ना। और जब कंपनी को लॉस हुआ तो कंपनी को लॉस क्यों हुआ? क्योंकि कंपनी आपको डुप्लीकेट शेयर्स इशू कर चुकी थी। तो यहाँ पर कंपनी आपसे इंडेमनिटी बॉन्ड साइन करवा लेती है कि अगर आपकी वजह से हमको नुकसान हुआ तो उस लॉस की भरपाई आप करो। आज की तारीख में पॉसिबल नहीं है, लेकिन पहले था कि आज की तारीख में तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है ना, डीमेट अकाउंट में रखे जाते हैं, लेकिन पहले फिजिकल फॉर्म में होते थे और आज भी फिजिकल फॉर्म में, ऐसा नहीं है, आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फिजिकल फॉर्म में शेयर्स को रखते हैं। लेकिन अब जो नए शेयर्स इशू होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। क्लियर? आगे देखो, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन राइट्स ऑफ द इंडेमनिटी होल्डर व्हेन सूड। अब देखो, अब इंडेमनिटी होल्डर कौन हुआ? इंडेमनिटी होल्डर का मतलब जिसके नुकसान की भरपाई हो रही है, जो नुकसान की भरपाई करेगा उसको क्या बोलते हैं? इंडेमनीफायर। ठीक, और जिसका नुकसान हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? इंडेमनिटी होल्डर। तो अब जब इंडेमनिटी होल्डर को लॉस हो गया, इसको लॉस हो गया, ठीक, तो अब ये सामने वाले के ऊपर सूट फाइल करेगा ना अपने नुकसान की भरपाई के लिए, क्योंकि उसने उसको प्रॉमिस किया था। तो अब देखिए, इंडेमनिटी होल्डर एक्टिंग विद इन अ स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी इज एंटाइटल्ड टू रिकवर। अब इतने सारे अमाउंट को रिकवर कर सकता है। अब देखिए कौन कौन से अमाउंट रिकवर कर सकता है? ऑल डैमेजेस, डैमेजेस का मतलब कॉम्पनसेशन। ठीक, तो ऑल डैमेजेस विच मे बी कंप्लाइड टू पे इन एनी सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर टू विच द प्रॉमिस टू इंडेमनीफाई अप्लाइज। बिल्कुल, उसने जो भी प्रॉमिस किया था, जिस नुकसान की भरपाई करने के लिए प्रॉमिस किया था, तो उसमें उसको जितना भी नुकसान हुआ है उस पूरे नुकसान को वो पे करने के लिए बोल सकता है। ऑल कॉस्ट ऑफ डिफेंडिंग और ब्रिंगिंग एनी सूट इफ वर्कड एज अ प्रूडेंट पर्सन। अब बिल्कुल एज अ प्रूडेंट पर्सन का मतलब ईमानदारी से, यानी अगर वो ईमानदारी से सूट फाइल करके अपना पैसा रिकवर कर रहा है, तो उस केस में जितनी कॉस्ट लगी है, जितनी कॉस्ट लगी है, मतलब कोर्ट में जब आप केस फाइल करते हैं तो केस फाइल करने की कुछ कीमत होती है ना भाई, आप कोर्ट की फीस सबमिट करते हो, पूरा केस लड़ते हो, तो आपके पैसे खर्च होते हैं, तो जो भी कॉस्ट है उस कॉस्ट को भी आप रिकवर कर सकते हो। तीसरा, ऑल सम्स विच ही मे हैव पेड अंडर द टर्म्स ऑफ एनी कॉम्प्रोमाइज ऑफ एनी सच सूट। अब अगर मान लीजिए किसी भी सूट में कोई भी कॉम्प्रोमाइज हुआ, जैसे मान लीजिए दो लोगों के बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ, अब कोर्ट ने क्या किया? कोर्ट ने दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज करवा दिया कि भाई आप एक काम करो, आप इनको 2 लाख रुपए दे दो। अब कोर्ट ने जब कॉम्प्रोमाइज करा दिया और कॉम्प्रोमाइज करने के बावजूद भी वो पैसे नहीं दे रहा है, तो उस पैसे को भी रिकवर करने के लिए हम सूट फाइल कर सकते हैं। तो अगर कॉम्प्रोमाइज हुआ था और कॉम्प्रोमाइज में कोई भी अमाउंट डिसाइड हुआ था, तो उस अमाउंट को भी रिकवर किया जा सकता है। ठीक, तो ये 3 तरीके के अमाउंट को रिकवर कर सकता है। कौन रिकवर कर सकता है? इंडेमनिटी। अब देखो, अब आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अब देखो गारंटी क्या होती है, गारंटी को पहले समझना। जैसे ए ने बी से लोन लिया,
ए ने बी से लोन लिया, ठीक, तो बी क्या हो गए, बी को बोला जाएगा क्रेडिटर। जो लोन ले रहा है यानी कि ए, इसको बोला जाएगा प्रिंसिपल डेटर, ठीक। अब जब ए ने बी से लोन लिया तो बी ने बोला कि भाई हम तुम्हें लोन तो दे देंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है कि किसी से गारंटी दिलवा दो, हमें तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है, तुम किसी से गारंटी दिलवा दो। तो अब यहां पर सी ने बी से गारंटी ली कि अगर ए लोन पे नहीं कर पाया तो उसके बदले में मैं लोन पे करूंगा। यही तो गारंटी होती है भाई। गारंटी का मतलब क्या होता है कि अगर किसी पार्टी ने डिफॉल्ट किया तो उसकी जगह पर मैं पैसे दूंगा। तो यहां पर सी बी से गारंटी ले रहा है ए की, तो सी को बोला जाएगा ठीक। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में तीन तरीके की पार्टीज होती हैं। एक होता है प्रिंसिपल डेटर, एक होता है क्रेडिटर, और एक होता है प्रिंसिपल डेटर का मतलब जो लोन ले रहा है, क्रेडिटर का मतलब जो लोन दे रहा है, और श्योरिटी का मतलब जो गारंटी दे रहा है। क्लियर? अब देखो, अब देखो यहां पर क्वेश्चन क्या है। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज ट्री पार्टीड एग्रीमेंट। ट्री पार्टीड एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, यहां पर तीन तरीके के एग्रीमेंट होते हैं। तीन तरीके के एग्रीमेंट कैसे हुए? सबसे पहला कौन सा हुआ? ए और बी के बीच में। दूसरा कौन सा हुआ? सी और बी के बीच में, क्योंकि सी भी तो बी को प्रॉमिस कर रहा है। किस बात का प्रॉमिस कर रहा है? कि अगर ए ने पैसे नहीं दिए तो ए की जगह पर मैं पैसे दूंगा, ठीक। एक तीसरा और एग्रीमेंट हो रहा है सी और ए के बीच में, इसको बोला जाएगा इम्प्लाइड। ये एक्सप्रेस नहीं होता है, ये लिख करके नहीं होता है, ये इम्प्लाइड होता है बाय लॉ। जैसे सी ने बी से बोला कि अगर ए ने पैसे नहीं दिए तो उसके बदले में मैं आपको पैसे दूंगा, ठीक। अब मान लीजिए ए ने पैसे नहीं दिए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सी की। सी को पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन सी को ये अथॉरिटी, ये पावर लॉ देता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देता है। क्या पावर देता है? कि अगर सी ने ए के बिहाफ पर पैसे जमा किए हैं तो सी के पास में राइट है कि वो बाद में ए से उतना अमाउंट रिकवर कर सकता। समझ में आई मेरी बात? तो यहां पर सी और ए के बीच में एक इम्प्लाइड एग्रीमेंट हो रहा है, जिसमें सी के पास में ये राइट है कि वो बाद में ए से उतना अमाउंट रिकवर कर सकता है। इसी वजह से बोला जाता है कि जो भी गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो ट्री पार्टीड एग्रीमेंट होते हैं, यानी उसमें तीन तरीके के एग्रीमेंट होते हैं, दो एक्सप्रेस होते हैं और एक इम्प्लाइड होता है। समझ में आया? अब देखिए, श्योरिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, श्योरिटी, प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर। A contract of guarantee is a contract to perform the promise made or discharge liability incurred by a third person in case of his default. The person on whose behalf guarantee is given is called principal debtor. The person who gives guarantee is called surety. और the person to whom guarantee is given is called creditor. इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला गया है PSC। समझ में आया? ठीक। एग्जाम्पल एक बार पढ़िए, देखिए समझ में आ रहा है? समझ में आया एग्जाम्पल सबको? कोई डाउट तो नहीं आता?
आगे देखो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी मस्ट हैव ऑल द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में वो सारे एलिमेंट होने चाहिए जो किसी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए ज़रूरी हैं, जैसे कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, जैसे माइनर गारंटर्स माइनर श्योरिटी नहीं बन सकता है ना। तो जितने भी सेक्शन 10 में हम लोगों ने एसेंशियल एलिमेंट पढ़े थे वो सारे के सारे होने चाहिए। कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय प्रिंसिपल डेटर इज सफिशिएंट फॉर श्योरिटी, and it is not necessary to have any benefit to consideration of surety। अब कंसिडरेशन भी एक एसेंशियल एलिमेंट है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का, कि कंसिडरेशन भी होनी चाहिए। तो अब इस वाले केस में, जैसे ये वाला केस मैंने आपको बताया, इसमें ए के लिए कंसिडरेशन क्या है, पैसे। बी के लिए कंसिडरेशन क्या है, वापस मिलेगा, इंटरेस्ट के साथ में मिलेगा। जब लोन दे रहा है तो उसके बदले में इंटरेस्ट भी तो लेगा, वो उसके लिए कंसीडरेशन हो गई। तो पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट में तो कंसीडरेशन है, दूसरे वाले कॉन्ट्रैक्ट में कोई कंसीडरेशन है? दूसरे वाले कॉन्ट्रैक्ट में अब देखो बी के लिए तो कंसीडरेशन है, बी को तो गारंटी मिल रही है, बी को एश्योरेंस मिल रहा है कि अगर ए पैसे नहीं देगा तो हमको पैसे मिलेगा। सी को कुछ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर ये जो लाइन लिखी हुई है नेक्स्ट पेज पर, तो उसका मतलब क्या है? सी के लिए कंसीडरेशन क्या माना जाएगा? जो ए को पैसे मिल रहे हैं, जो ए को लोन मिल रहा है, ए को लोन मिलना ही सी के लिए कंसीडरेशन हो, क्योंकि सी यही तो चाहता है। देखो कंसीडरेशन का मतलब क्या होता है? एज यू वांट, जो आप चाहते हो वो आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक, आप जिस चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो, बदले में आपको क्या मिल रहा है? तो बदले में आपको सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। तो यहां पर सी के लिए सेटिस्फेक्शन क्या है? ए का लोन मिलना। तो यहां पर जो प्रिंसिपल डेटर क्रेडिटर से लोन ले रहा है उसी को ही कंसीडरेशन माना गया है श्योरिटी के लिए, क्योंकि श्योरिटी का पर्पस ही यही था कि हम गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट हम क्यों कर रहे हैं? ताकि मेरी गारंटी की वजह से ए को पैसा मिल जाए। तो इसी को ही श्योरिटी के लिए कंसीडरेशन माना गया। समझ में आई मेरी बात? अब देखो, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। व्हाट आर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ उबेरी में फिदे? उबेरी में फिदे का मतलब क्या होता है? देखो उबेरी में फिदे का मतलब होता है इन गुड फेथ। इन गुड फेथ का मतलब अच्छी इंटेंशन के साथ में, ठीक, जिसमें आपको सारे के सारे फैक्ट्स डिस्क्लोज करने पड़ते हैं। जैसे कुछ कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स में ये मान करके चला जाता है कि हम आपसे पूछें या ना पूछें, यहाँ पर बताना आपकी ड्यूटी होती है। यहाँ पर ट्रस्ट वाले कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, यानी हम आपके ऊपर इतना ट्रस्ट कर रहे हैं, हम आपके ऊपर इतना भरोसा कर रहे हैं कि हमें आपसे पूछने की कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हमें पता है कि अगर कुछ कमी होगी तो आप उसको खुद ही डिस्क्लोज कर दोगे। और अगर आपने डिस्क्लोज नहीं किया तो उस केस में इसका मतलब आपने ट्रस्ट को तोड़ा है। तो यहां पर कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनको स्पेसिफाई किया गया है कि ये सारे कॉन्ट्रैक्ट गुड फेथ के कॉन्ट्रैक्ट होंगे। इसमें सामने वाला पूछे या ना पूछे, बताना आपकी ड्यूटी होती है। देखिए, उबेरी में फिदे मीन्स utmost good faith, disclosure of all material facts. The creditor is under obligation to disclose all the material facts in respect of creditworthiness of principal debtor to surety, even if surety does not specifically ask. अब देखो, अभी मैंने पिछले वाले एग्जाम्पल में आपको बताया कि ए ने लोन लिया बी से और सी ने उसकी गारंटी ली है, ठीक। अब सी गारंटी ले रहा है तो सी यहां पर भरोसा कर रहा है ना ए के ऊपर और बी के ऊपर, दोनों के ऊपर, तभी तो सी गारंटी ले रहा है। वरना जो गारंटर होता है उसको कुछ मिल थोड़ा ना रहा होता है, वो तो केवल आपकी हेल्प करने के लिए गारंटी ले रहा है। तो यहां पर ये बी की ड्यूटी होती है क्रेडिटर की, कि अगर वो किसी से गारंटी ले रहा है तो उसको सारे के सारे फैक्ट्स को डिस्क्लोज करेगा। जैसे सपोज करो, जैसे मान लो कि एक लड़का है, वो कहीं पर जॉब करने, मान लीजिए कोई कंपनी है, वहां पर कैशियर की पोजीशन खाली है, ठीक। तो एक लड़का है, वहां पर जॉब के लिए अप्लाई किया, जॉब करने भी लगा,
एक बार उसने 2000 रुपए का घपला कर दिया। कैशियर का काम था, उसके पास में कैश आया, उसने 2000 रुपए की कर दी। अब जब 2000 रुपए की चोरी कर दी तो ओनर ने पकड़ लिया, 2000 रुपये घपला किया है। उसने बोला कि भाई अब हम तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे, तो तुमने चोरी करी है, हम तुम्हें हटा देंगे। लड़का बहुत माफ़ी मांगने लगा। लड़के ने कहा कि हम आइंदा से चोरी नहीं करेंगे, आप भरोसा करो, रख लो। तो उसको दया आ गई। उसने बोला कि चलो अच्छा ठीक है, हम एक शर्त पे तुम्हें रख सकते हैं कि तुम किसी से अपनी गारंटी दिलवा दो। कोई आदमी तुम्हारी गारंटी ले कि भाई अगर इसने कुछ भी गड़बड़ करी तो उसकी जिम्मेदारी मेरी हो। वो लड़का गया एक आदमी के पास में, वो बहुत उसकी रेपुटेशन अच्छी थी, उसकी गुड बहुत अच्छी थी, जानते थे। उसने कहा कि भैया वहाँ पर मेरी जॉब है, वो हमको जॉब से निकाल लें, आप मेरी गारंटी ले लो। उसने नहीं बताया कि मैंने पहले चोरी करी थी। गया बंदा जिसकी बिल अच्छी थी, उसने जा करके ओनर से बोला कि आप इसको जॉब में रखे रहो, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ कि अगर इसने कोई भी कैश का हेर फेर किया तो उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। तो अब ओनर क्या करेगा? ओनर उसकी गारंटी ले लेगा, कोई बात नहीं। लेकिन सामने वाला पूछे या ना पूछे, यहां पर ओनर की ड्यूटी बनती है कि ओनर श्योरिटी को यानी कि गारंटर को बताए कि भैया आप इसकी गारंटी ले रहे हो, सोच समझ करके गारंटी लेना। अभी 15 दिन पहले इसने 2000 रुपए की चोरी करी थी, और अगर उसने ओनर ने यह बात श्योरिटी को डिस्क्लोज नहीं करी और उस लड़के ने दोबारा से चोरी कर ली और बाद में श्योरिटी को पता चला कि यार ये तो पहले भी एक बार चोरी कर चुका था, तो फिर वहां पर श्योरिटी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। वहां पर श्योरिटी उल्टा क्रेडिटर को यह बात बोल सकता है, यानी कि ओनर को यह बात बोल सकता है कि तुमने हमको पहले क्यों नहीं बताया कि एक बार चोरी कर चुका है। तो वहां पर बताना तुम्हारी ड्यूटी थी। तो यहां पर यह वाला जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है श्योरिटी के बीच में और क्रेडिटर के बीच में, कॉन्ट्रैक्ट नंबर 2, ये गुड फेथ वाला कॉन्ट्रैक्ट होता है। यहां पर क्रेडिटर की ड्यूटी बनती है कि श्योरिटी को सारे के सारे फैक्ट्स डिस्क्लोज करे। श्योरिटी पूछे या ना पूछे, बताना आपकी। समझ में आई मेरी बात? एक बार ये एग्जांपल पढ़ो, बिल्कुल वैसे ही है जैसे अभी मैंने आपको बताया। समझ में आया सबको? क्लियर यहां तक कॉन्सेप्ट? आगे देखिए। देखिए कॉन्ट्रैक्ट्स वेरी माय फिदे, देयर आर कॉन्ट्रैक्ट्स विच रिक्वायर utmost good faith. There is a special duty to disclose all the material fact. यहां पर मटेरियल का मतलब है इंपॉर्टेंट से, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्क्लोज करना। एंड द फेलियर टू डिस्क्लोज सच इंफॉर्मेशन गिव अ राइट टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी। और अगर आपने उन फैक्ट्स को डिस्क्लोज नहीं किया तो सामने वाली पार्टी के पास में राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करा सकता है। ठीक, अब देखिए कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस ऑफ ऑल काइंड्स। अब देखो जो इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो गुड फेथ वाले होते हैं। गुड फेथ वाले जैसे आज की तारीख में आप घर में बैठे बैठे करोड़ों रुपए का इंश्योरेंस ले सकते हो। भाई पॉलिसी बाजार है और इतनी सारी वेबसाइट्स हैं, आप घर में बैठे बैठे अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हो। अब मान लो एक आदमी है, उसकी तबीयत खराब हो गई, डॉक्टर ने उसको बोला कि गुरु 10 लाख रुपए लगेंगे, ऑपरेशन करना पड़ेगा। पैसे उसके पास में है नहीं,
क्या किया जाए यार, ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो सोचा एक काम करते हैं कि इंश्योरेंस ले लेते हैं, घर में बैठे बैठे इंश्योरेंस लेना है, 6 महीने बाद कह देंगे कि लो मेरी तबीयत खराब होगी, ऑपरेशन करवा दो। उसने क्या किया, उसने घर में बैठे बैठे इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली। जब आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो, पॉलिसी में इंश्योरेंस कंपनी आपसे पूछती है, ठीक है, कि आपकी कोई तबीयत तो खराब नहीं है या आपको कोई पहले से कोई बीमारी तो नहीं है। तो उसने डिस्क्लोज कर दिया नहीं, कोई बीमारी नहीं। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या कर रही है कि जो भी आप बोल रहे हो, आपके बोलने के ऊपर भरोसा कर रही है। आपने बोल दिया कि नहीं हमको कोई बीमारी नहीं है, मान लिया आपको कोई। अब सामने वाले आदमी ने 25 लाख रुपए का अपना इंश्योरेंस करवा लिया और प्रीमियम जमा कर दिया। अब 6 महीने बाद वो बंदा अप्लाई कर रहा है, मेरी तबीयत खराब हो गई, हमें ऑपरेशन करवाना है। क्या इंश्योरेंस कंपनी लोग कॉम्पनसेशन देगी? देगी। क्यों? क्योंकि सामने वाले ने इंश्योरेंस कंपनी से। तो ये जो इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये भी गुड फेथ वाले कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। आपने इंश्योरेंस कंपनी को हर एक फैक्ट डिस्क्लोज करके रखना पड़ता है। इंश्योरेंस कंपनी ने अपने क्लाइंट को हर एक फैक्ट डिस्क्लोज करके रखना पड़ता है। अगर उसमें किसी भी फैक्ट, और चाहे पूछे या ना पूछे, बताना सामने वाले की ड्यूटी है। और अगर किसी भी चीज को छुपाया गया है तो फिर वहां पर अग्रीव्ड पार्टी यानी कि सामने वाली पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करा सकती है। समझ में आई? इट इज द ड्यूटी ऑफ द एश्योर्ड पर्सन। एश्योर्ड पर्सन का मतलब हो गया जो पर्सन इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा है, टू डिस्क्लोज ऑल द मटेरियल इंफॉर्मेशन और द फैक्ट टू द इंश्योरेंस कंपनी अफेक्टिंग द रिस्क कन्वेंटेड अ कंसीलमेंट ऑफ अ मटेरियल फैक्ट विल रेंडर द कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। अगर किसी भी मटेरियल फैक्ट को छुपाया है, कंसील का मतलब छुपाना, अगर किसी भी मटेरियल फैक्ट को छुपाया है तो फिर उस सिचुएशन में वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। कंपनी प्रोस्पेक्टस, ये भी आप सीए इंटर में पढ़ोगे डिटेल में, अभी फिलहाल इतना समझ लो कि कोई भी कंपनी जब आईपीओ और एफपीओ लेकर के आती है, आईपीओ का नाम सुना होगा, इनिशियल पब्लिक ऑफर, जब कंपनी पहली बार पब्लिक को शेयर्स इशू करती है तो उसको बोलते हैं आईपीओ। अब कंपनी जब पहली बार शेयर्स इशू कर रही है मार्केट में, अभी उसके शेयर्स इशू नहीं हुए, पहली बार शेयर्स इशू कर रही है, तो अब लोग जानते तो है नहीं उस कंपनी को, पहली बार इशू कर रही है, तो वहां पर कंपनी क्या करती है, एक डॉक्यूमेंट इशू करती है पब्लिक को जिसको बोला जाता है प्रोस्पेक्टस। और पब्लिक क्या करती है, वो प्रोस्पेक्टस पढ़ती है और पढ़ने के बाद में उस कंपनी में पैसा लगाती है। तो ये जो प्रोस्पेक्टस वाला डॉक्यूमेंट होता है ये भी गुड फेथ वाला होता है। इसमें भी पब्लिक जो डॉक्यूमेंट को पढ़ रही है, प्रोस्पेक्टस को पढ़ रही है, उसके ऊपर भरोसा करके पैसा लगा रही है, तो उसमें भी हमेशा जो कुछ भी लिखा होगा वो हमेशा सब कुछ सही होगा और फेयर होगा, और किसी भी मटेरियल फैक्ट को छुपाया नहीं जाएगा। और अगर कंपनी ने कुछ भी छुपाया या कुछ भी झूठ बोला तो उस केस में जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनके पास में राइट है कि वो शेयर्स को कैंसिल करा करके अपने पैसे वापस ले सकते हैं। देखिए, इट इज द ड्यूटी ऑन द पार्ट ऑफ एवरी कंपनी to disclose each and every material information in the prospectus when it invites public to subscribe for its shares in or debentures of the contract to buy shares or debenture is voidable at the option of purchaser where there is a false statement or non-disclosure in the prospectus। तो यहाँ पर शेयर होल्डर्स के पास में राइट है कि वो शेयर्स को यानी कि कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करा सकते हैं। तो इसको बोला गया है कि शेयर होल्डर के पास में राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल करा सकते हैं। क्लियर? कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ फैमिली अरेंजमेंट, देखिए फैमिली अरेंजमेंट, अब फैमिली में आपस में अगर कोई भी अरेंजमेंट हो रहा है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो फैमिली वाले तो एक दूसरे के ऊपर भरोसा करते ही है ना। वहाँ पर तो ये मान करके चलते हैं कि भाई मेरा भाई है या मेरी सिस्टर है या मेरे फादर हैं, वो मेरे साथ में कुछ गलत नहीं करेंगे, वो सारे के सारे फैक्ट्स हमको बता करके चलेंगे। तो देखिए, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली टू मेक फुल डिस्क्लोजर ऑफ एवरी मटेरियल फैक्ट विद इन हिज नॉलेज। Such a contract is not binding if either party has been misled by any concealment of material fact। बिल्कुल, अगर कुछ भी फैक्ट छुपाया गया है तो फिर उस केस में कोई भी पार्टी बाउंड नहीं होगी। चौथा, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ लैंड। देखिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, शायद मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है,
इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें ड्यूटी हमेशा सेलर की होती है कि बायर को सारे के सारे फैक्ट्स डिस्क्लोज करे। बायर पूछे या ना पूछे, बेचने वाले को अपनी प्रॉपर्टी में जो भी कमियां हैं वो बतानी पड़ती, और अगर उसने नहीं बताई है तो फिर गलती हमेशा सेलर की मानी जाती है। इट इज द ड्यूटी ऑफ वेंडर टू शो गुड टाइटल टू द लैंड दैट ही हैज कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल द परचेज। तो यहाँ पर वेंडर की ड्यूटी बनती है, वेंडर का मतलब यहाँ पर सेलर, सेलर की ड्यूटी बनती है कि बायर को सारे के सारे फैक्ट्स को डिस्क्लोज करे, उसको सही से टाइटल, टाइटल का मतलब होता है ओनरशिप, उसकी ओनरशिप में अगर कोई भी डिफेक्ट है या कोई भी कमी है तो बायर को डिस्क्लोज। आगे देखिए डिफरेंस दिया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी में। एक बार इसको पढ़िए सारे पॉइंट, जो पॉइंट ना समझ में आए उसको पूछिएगा। जो भी पॉइंट ना है उसको पूछ लीजिएगा। एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग जो एग्जिस्ट कर रहा है, जो है। ढेर सारे पॉइंट्स। आगे देखो, अब देखो जो गारंटी होती है वो दो तरीके की गारंटी होती है। एक होती है स्पेसिफिक और एक होती है कॉन्टिन्यू। स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की गारंटी ली गई है। जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था कि मिस्टर ए ने बी से 10,000 रुपये का लोन लिया और सी ने बी से इस अमाउंट की गारंटी है। तो ये क्या है? एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की गारंटी है 10,000 रुपये की। अब अगर मान लीजिए कि बी ने ए को 10,000 रुपये दे दिए, ठीक, इसकी गारंटी सी ने ली हुई है। उसके बाद में फिर से बी ने ए को 20,000 रुपये का लोन दे दिया, तो क्या इस 20,000 रुपये की गारंटी सी की होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि सी ने केवल 10,000 रुपये की गारंटी ली है। इसको बोला जाएगा स्पेसिफिक गारंटी। कॉन्टिन्यूइंग गारंटी का मतलब क्या होता है? कॉन्टिन्यूइंग गारंटी का मतलब होता है कि जैसे सी ने बी से बोल दिया कि भाई तुम एक काम करो, जब जब ए को पैसे की जरूरत पड़े तब तब तुम ए को देते रहना, बाकी मैं पीछे बैठा हुआ हूँ, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो अब इसका मतलब क्या हो गया? ए 10,000 की गारंटी, सॉरी बी ने 10,000 का लोन लिया, उसकी भी गारंटी किसकी हो गई? सी की। फिर 20,000 का दिया, उसकी भी गारंटी किसकी हो गई? सी की। फिर से 15,000 रुपये का लोन दे दिया, उसकी भी गारंटी किसकी हो गई? सी की हो गई। तो इसको बोला जाता है कंटिन्यूइंग गारंटी। कंटिन्यूइंग गारंटी का मतलब जो चलती रहती है।
स्पेसिफिक गारंटी को कैंसिल नहीं कराया जा सकता। यानी अगर आपने एक बार गारंटी ले ली है तो फिर उसके बाद आप उसको रिवोक नहीं कर सकते, लेकिन कॉन्टिन्यूइंग गारंटी को रिवोक किया जा सकता है, उसको कैंसिल किया जा सकता है। लेकिन जितने लोन दिए जा चुके हैं, जितने ट्रांजैक्शन हो चुके हैं, उसकी गारंटी तो आपके ऊपर बनी रहेगी। कॉन्टिन्यूइंग गारंटी को जब रिवोक करते हैं तो वो फ्यूचर के ट्रांजैक्शंस के लिए करते हैं कि यानी अब आज हम रिवोक कर रहे हैं तो पीछे वाले जितने भी लोन है उसके लिए तो मेरी गारंटी बनी रहेगी, लेकिन उसके आगे फ्यूचर में अगर कोई भी लोन दिया जाएगा तो उसके लिए मेरी गारंटी कैंसिल होगी। समझ में आया? देखिए, when guarantee extends to a single transaction, it is known as a specific or simple guarantee. It comes to an end when the guaranteed debt is duly discharged or the promise is duly performed. A specific guarantee is irrevocable. यानी ये irrevocable का मतलब इसको कैंसिल नहीं कराया जा सकता। कंटिन्यूइंग गारंटी देखिए, when a guarantee extend to a series of transaction, यानी कई सारे transactions की गारंटी हो रही है, it is called as continuing guarantee. The liability of the surety in case of continuing guarantee extends to all the transaction until revocation of guarantee. तो ये गारंटी तब तक चलती रहती है जब तक गारंटी को रिवोक ना किया। आगे देखिए एग्जाम्पल दिए हुए हैं, दो एक बार पढ़िए, देखिए समझ में आ रहा है। क्लियर सारे एग्जाम्पल? चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। रिवोकेशन नेक्स्ट टर्न पर करेंगे। रिवोकेशन लंबा टॉपिक है, इसके कई सारे केस लॉ भी हैं, वो नेक्स्ट टर्न पर करेंगे। ठीक है, देखो एक चीज समझ लेना, अभी जो जनरल प्रिंसिपल आपने पढ़े थे वो आसान टॉपिक, वो सीधी थ्योरी थी। ये जो है स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इससे क्वेश्चन बहुत घुमा करके पूछा जाता है, तो इसका रिवीजन साथ में करते चलना और इसको बहुत अच्छे से करना। अब जैसे आप लोगों का पिछला छूटा हुआ है, ठीक, अब जब आप लोगों का पिछला छूटा हुआ है और आपने जनरल प्रिंसिपल वाले पोर्शन पढ़े हैं, तो वो हो सकता है उसमें कुछ चीज़ें आपको समझ में ना आई हो, तो कोई दिक्कत नहीं। ये एक नई शुरुआत है, यहाँ से आप नए सिरे से पढ़ रहे हो, तो यहाँ से आपको सब कुछ समझ में आना चाहिए और इसका प्रॉपर रिवीजन मैंडेटरी है। घर पर जा करके इसको कम से कम 2 से 3 बार पूरा रिवाइज करना। रिवीजन करने के बाद में कोई भी पॉइंट ना समझ में आए तो उसको अंडरलाइन करना, नेक्स्ट क्लास में जब आना तो पहले उसको डिस्कस करना, उसके बाद में आगे बढ़ना, और इससे एग्जाम में पूछा भी अच्छा खासा जाता है। क्लियर?